बच्चों, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट राहुल दुबे। तो हम लोग अपना जो 14 दिन का सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज का आज ये दूसरा दिन है और इसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है, जो कि जिस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं दो तो समझ रहे हैं आपके दो होता है। चर मतलब जिसकी मान बदलती रहे, मतलब एक्स वाई जेड जो भी होता है। रैखिक समीकरण जिसका घात एक हो, जिस भी बीजीय व्यंजक में चर का घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक बोलते हैं समीकरण अगर बराबर में दो, कोई भी दो बहुपद के बीच में अगर इक्वल का साइन लग जाए तो वो समीकरण बन जाता है। या कोई एक बहुपद है और एक जीरो है, उसके बीच में इक्वल का साइन लग गया तो वो क्या बन गया, समीकरण बन गया। युग्म मतलब पेयर होता है दो। तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो 10th क्लास में होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह व्यापक रूप होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हल हम कैसे निकालेंगे। तो इसका हल निकालने का एक आलेखीय विधि है जो आपके बुक में दिया हुआ है, और एक का है बीजीय विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आलेखीय विधि से अगर इसको हल करना होगा, इसका हल निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी समीकरण हो, उसके हल का मतलब यह होता है कि x और y का वह मान जिसको इसमें रखने पे उसका पूरा का पूरा मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो उसका हल कहलाता है। तो अब इसमें दो चार कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को हमें जानना जरूरी होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हमारा ये जो x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और c हमारा अचर पद है, c1 अचर पद है। यहां पे x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और c2 हमारा अचर पद है। तो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो, तो इस कंडीशन में हमें इस द्विघात, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, कितने हल का मतलब ये हुआ x और y के ऐसे कितने मान होंगे जहां पे इसका मान पूरा का पूरा क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जब भी a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो उस कंडीशन में इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा, हल की संख्या कितनी होगी, अद्वितीय होती है। अद्वितीय होती है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है यूनिक, मतलब कि सिर्फ एक आएगा, मतलब x का भी मान एक आएगा और y का भी मान एक आएगा। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो यहां पे कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। मतलब सिर्फ एक हल होगा, मतलब x का भी एक ऐसा मान आएगा और y का भी एक ऐसा मान आएगा जिसपे ये जीरो होगा, इसके अलावा कोई मान नहीं आ सकता है। कब, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो। जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो, तो इस कंडीशन में ये समीकरण के जो होंगे वो अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं। अनेक हल होने का मतलब क्या हुआ, x के भी बहुत सारे मान आएंगे और x के भी बहुत सारे मान आएंगे और y के भी बहुत सारे ऐसे मान आएंगे जहां पे इस पूरे समीकरण का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तीसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब इस तरह का कंडीशन आने लगेगा, मतलब कि दोनों समीकरण में x के गुणांक का अनुपात, दोनों समीकरण में y के गुणांक का अनुपात और दोनों समीकरण में अचर पद का गुणांक, अचर पद का अनुपात, यहां पे सिर्फ x और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो, लेकिन अचर पद का अनुपात का गुणांक, अचर पद का अनुपात जो होगा वो बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में जो समीकरण युग्म के हल होते हैं वो कोई हल नहीं होता है।
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। यानी कि यहां आपको याद रखना है। और यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव होता है वो भी पूछता है, और क्वेश्चन बनाने में कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। कब? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो अद्वितीय हल होगा, मतलब x और y के सिर्फ और सिर्फ एक एक मान आएंगे, जहां पे इन समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा, तो यहां पे x और y के क्या आएंगे? अनेक मान आएंगे। x और y का ऐसे अनेक मान आएंगे जहां पे इस पूरे समीकरण का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा, अनेक हल होंगे। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो यहां पे समीकरण के कोई भी हल नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं है, मतलब x और y का ऐसा एक भी मान नहीं मिलेगा जहां पे दोनों समीकरण का मान पूरा क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। अब यहां पे देखिए, जब अद्वितीय होगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, जब अद्वितीय होगा तो इस कंडीशन में जो हमारा इसका आलेख होगा, आलेख भी पूछता है कि अगर जब किसी भी दो समीकरण दिया हुआ है, उन दोनों समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका आलेख क्या होगा? तो जब अद्वितीय हल होगा तो यहां पे जो आलेख हो जाएगा, आलेख, ये इसके हल के लिए है, ये हल के लिए है, और यहां पे आलेख के लिए। जब आलेख का बात पूछेगा, जब अद्वितीय होगा तो आलेख का होता है? प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है। आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। जब भी किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय हल होगा तो उस कंडीशन में आलेख जो होगा वो क्या होगा? प्रतिच्छेदी आलेख होगा। उसके बाद जब अनेक हल होंगे, जब अनेक हल होंगे मतलब x और y के बहुत सारे ऐसे मान आएंगे जहां पे दोनों समीकरण का मान शून्य हो जाए, तो वहां पे अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे तो वहां पे आलेख जो होगा वो क्या होगा? संपाती होगा, संपाती होगा, संपाती होगा। संपाती होने का मतलब क्या हुआ? दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा, जो आलेख होगा, वो एक के ऊपर एक होगा, संपाती होगा। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो यहां पे कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब कि जो आलेख होगा, जब हल ही नहीं होगा तो आलेख कहां से आएगा? तो आलेख यहां पे, आलेख क्या होगा? यहां पे समांतर होता है, यहां पे आलेख क्या होगा? समांतर होता है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट करे, कहीं से, मतलब कि एक एक पॉइंट पे कट करेगी। जब दोनों समीकरण के ग्राफ, दोनों समीकरण के आलेख जब एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, वहां पे क्या होता है? वो प्रतिच्छेदी होता है, मतलब एक पॉइंट पे। जब संपाती होगा तो एक ही लाइन पे दोनों समीकरण के आलेख हो जाएंगे, एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे दोनों समीकरण के आलेख हो जाएंगे। और जब कोई हल नहीं होगा तो दोनों समीकरण के आलेख जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। ये कंडीशन होता है, और यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो अद्वितीय हल होगा। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो अनेक हल होगा। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो कोई हल नहीं होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। जब अनेक हल होगा तो आलेख संपाती होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो आलेख समांतर होगा। उसके बाद ग्राफ इस तरह के होंगे। प्रतिच्छेदी ग्राफ ऐसा होगा, प्रतिच्छेदी आलेख ऐसा होगा, संपाती आलेख ऐसा होगा, और समांतर आलेख ऐसा होगा। यहां पे एक और चीज पूछ देता है, ये जो दोनों प्रतिच्छेदी और संपाती होते हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती होते हैं, तो इस प्रतिच्छेदी, जिस समीकरण का प्रतिच्छेदी आलेख हो रहा है उसको अविरोधी समीकरण युग्म भी बोला जाता है। अविरोधी समीकरण युग्म भी बोला जाता है। अवरोधी, अवरोधी समीकरण युग्म बोला जाता है। और जब संपाती होगा तो उसे संगत, संगत या आश्रित, यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है, संगत या आश्रित समीकरण युग्म बोलते हैं, आश्रित समीकरण युग्म बोलते हैं, समीकरण युग्म बोलते हैं। और जब समांतर होगा, जब समांतर होगा तो यहां पे क्या बोलते हैं? असंगत, असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण
यहां से क्वेश्चन पूछता है हमको, प्रतिच्छेदी संपाती और समांतर ना पूछ के डायरेक्ट पूछ देगा कि ये संपाती होगा तो कैसा होगा, समीकरण युग्म संगत होगा या आश्रित होगा। ये अवरोधी होता है, प्रतिच्छेदन पे अवरोधी होता है। और इसको प्रतिच्छेदी वाले को, जिसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल को भी संगत बोलते हैं, इसको भी संगत बोलते हैं, अद्वितीय हल को भी संगत बोल सकते हैं, आता है। अनेक हल वाला भी संगत होता है और कोई हल वाला असंगत होता है, असंगत होता है। ये यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं और आएंगे, ऑब्जेक्टिव यहां से एकदम कंफर्म है आएंगे। ये हुआ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसमें कौन कौन सा कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे होगा, वो हो गया। अब अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करना हो, हल करना हो, तो एक ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं, मतलब आलेखीय विधि से, और एक का होता है कि अलग अलग बीजीय विधि से करते हैं, जिसमें कि हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वज्रगुणन विधि होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलेखीय विधि से। अगर हमें किसी क्वेश्चन को आलेखीय विधि से हल करना होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये दो समीकरण युग्म है, दो समीकरण युग्म है। इस समीकरण युग्म का हल जो है हमें ग्राफीय विधि से अगर निकालना है, तो आलेखीय विधि से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप लिखेंगे। तो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है a1x प्लस, क्या ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है तो किसी एक इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, एक इक्वेशन को सेकंड मान लो, एक इक्वेशन को फर्स्ट और एक इक्वेशन को सेकंड। सेकंड मानने के बाद किसी भी एक इक्वेशन को ले लो। हम ले रहे हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। हम आलेखीय विधि से इसको, आलेखीय विधि से इसको हल कर रहे हैं, आलेखीय विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल कर रहे हैं। कैसे किया जाता है, कर रहे हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है। या इसको हम ऐसे, चूंकि हम जनरली क्या करते हैं, x का मान रखते हैं और y का मान लाते हैं। यहां पे अगर हम करेंगे तो y का भी रख सकते हैं और x का आ जाएगा, कुछ भी जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों समीकरण को हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही करते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है, 10। तो यहां से हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा, 10 माइनस x आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, 10 माइनस x आएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे, ये आलेखीय विधि से हल करने का तरीका है। एक बॉक्स बनाएंगे और एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। अब x का मान हम यहां पे अपने मन से रखते जाएंगे और स्टार्ट करेंगे 0 से। कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा x का मान रखते हैं जिससे कि y का मान भी एक नॉर्मल नंबर आए और कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो, ठीक है। तो अपने मन से अगर हम x का मान यहां पे हम 0 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 10 में से 0 जाएगा 10। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9। अगर हम यहां पे x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 10 में से 2 जाएगा 8। ये समीकरण 1 से हो गया। इसी तरह से यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x बराबर 4 प्लस वाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हम x का मान करें या y का मान करें, किसी को भी कर सकते हैं। इसलिए इस यहां पे हम x का मान रखे थे, अब यहां पे y का मान रख के बता रहे हैं कि दोनों तरह से समझ में आ जाए। यहां पे x, यहां पे y। अगर अपने मन से हम y का मान 0 रख रहे हैं, सबसे पहले y का मान यहां पे 0 रख रहे हैं, तो x का मान हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा। अगर हम y का मान यहां पे 2 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से हमने दो अलग अलग दोनों का बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आप किसी भी बिंदु को चिन्हित करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसको इक्वल डिस्टेंस पे कट करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 8 9 10 हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव वाले ले रहे हैं। 1 2 3 4 3 4 8 9 10, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से देखिए, इसका जो पॉइंट है वो 0,10 है, इसका जो पॉइंट हो 1,9 है, इसका जो पॉइंट है 2,8 है, इसका पॉइंट 4,0, इसका पॉइंट 5,1, इसका पॉइंट 6,2। सबसे पहले समीकरण 1 वाला लेते हैं। 0,10, x पे 0 y पे 10, x पे 0 y पे 10 यहां पे आएगा, x पे 0 y पे 10 यहां पे आएगा, x पे 0 y पे 10 यहां पे आएगा। उसके बाद x पे 1 y पे 9, x पे 1 y पे 9 यहां पे आएगा। उसके बाद x पे 2 y पे 8, x पे 2 y पे 8 यहां पे आएगा। ठीक है, आप लोग जब भी बनाइएगा वहां पे ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पे बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। यहां पे चूंकि ग्राफ पेपर नहीं है, हम समझाने के लिए बना के दिखा रहे हैं, ऐसे होगा। अगले के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए, x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0 यहां पे आ जाएगा, x पे 5 y पे 1, x पे 5 y पे 1 यहां पे आ जाएगा, और x पे 6 y पे 2, x पे 6 y पे 2 यहां पे आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को फिर यहां पे इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो आपस में मिलाने के बाद, आपस में मिलाने के बाद दोनों लाइन जो है एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उस पॉइंट पे देखेंगे कि x का कोऑर्डिनेट क्या है और y का कोऑर्डिनेट क्या है, वही उसका आंसर होता है। ये आलेखीय विधि से हल करने का तरीका है। क्योंकि ये हम ऐसे रफ बना के दिखाए हैं, इस वजह से एक्यूरेट इसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्यूरेट आएगा। और जहां पे x और y दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे। एक्स एक्सिस, एक्स वाला मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कॉमन कोऑर्डिनेट होगा कि दोनों लाइन एक्स एक्सिस पे कितना पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे कितना पे कट कर रहा है, वही उसका क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। और हल का मतलब क्या होता है, उसका मान अगर उस समीकरण में रख देंगे तो उसका क्या मान हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ऐसे आलेखीय विधि से हम हल करते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को। अब हम चलते हैं कि अगर किसी भी इसी समीकरण को अगर हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना होगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, देखते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का तरीका क्या है, x प्लस वाई बराबर है 10, x माइनस वाई बराबर है 4, यही है ना जी। x प्लस वाई बराबर है 10, x माइनस वाई बराबर है 4। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। किसी एक को समीकरण 1 मानेंगे, किसी एक को समीकरण 2 मानेंगे। हम कहीं से भी किसी को जिससे लेंगे, जिससे हम x या y का मान निकालेंगे, उस समीकरण को यहां लेंगे। मान लीजिए हम समीकरण 2 से ले रहे हैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब जो यहां पे समीकरण लिए हैं, अब जो नहीं लिए उसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण, यहां पे 2 लिया है ना, तो 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई बराबर 10। अब क्या करेंगे, 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो y का मान हमारा क्या आ गया, y का मान आ गया 10 में से 4 जाएगा 6 आ गया। अब जो ये y का मान 6 आया है, इस y का मान 6 को अब समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण
3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पे, तो y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, और समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 प्लस y का मान 6, x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान 10 और y का मान 6, x का मान 10, y का मान 6। सॉरी गलती हो गया, एक मिनट को मिटाते हैं। देखिए यहां पे गलती ये हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान 4 प्लस वाई है और प्लस वाई छूट गया है, तो इस प्लस वाई को तो लिखना पड़ेगा ना। x का मान कितना है हमारा, 4 प्लस वाई, अब प्लस में तो y है, y बराबर 10। अब यहां पे सॉल्व होगा, कितना आएगा, 4 प्लस 2i बराबर 10, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान 3 आया, तो अब इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस y है, और 4 अब प्लस y का मान 3, तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का मान 7 और y का मान 3 जो होगा, इस समीकरण का, ये जो समीकरण इसका हल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके मान को अगर हम इसमें रख देते हैं तो या तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा, या RHS 10 को इधर लाएंगे तो प्लस 10 और माइनस 10 जीरो हो जाएगा, दोनों कंडीशन हो, तो ये उसका हल होता है। और इस तरह से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हम क्या करते हैं, हल निकालते हैं। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि के बाद अब चलते हैं, अगला विधि है विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को लेके, इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, चलिए अगला विलोपन विधि से सॉल्व करना है हमको। विलोपन विधि, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि, उसी क्वेश्चन को लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 6 है। अब विलोपन विधि से सॉल्व करना है, किसी एक समीकरण को 1 मान लो, किसी एक समीकरण को 2 मान लो, उसके नीचे ऐसे साइन ड्रॉ करो। विलोपन विधि मतलब किसी एक को हटा देना है, कटा देना है प्लस माइनस करके। अब विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका यह है कि प्लस और x या y, इनके गुणांक को सबसे पहले इक्वल करते हैं, और उसी के गुणांक को इक्वल करते हैं जिसका साइन उल्टा हो। अगर पहले इक्वेशन में प्लस है, दूसरे इक्वेशन में माइनस है, तो उसको उल्टा करने से थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। अगर दोनों का बराबर हो तो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको करते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्लस वाई माइनस वाई, यहां पर डायरेक्टली है, तो यहां पर हम लिख देंगे जोड़ने पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, और इधर 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो 2 से x जो होगा कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब x का मान हम रख रहे हैं किसमें, 8 रख रहे हैं, प्लस वाई बराबर 10, तो यहां से y का मान कितना आ गया, 10 माइनस 8, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। यहां पे y का मान 2 और x का मान 8। पिछले वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था ना, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर, अच्छा x माइनस वाई, वहां पे x माइनस वाई 4 था और यहां पे हमने x माइनस वाई 6 लिया है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6, तो यहां पे x का मान 8 आएगा और y का मान 2 आएगा। इस तरह से ये विलोपन विधि से हल करने का ये तरीका है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो यहां पे क्वेश्चन था x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान कितना आया है, x का मान यहां पे 7 आया है और y का मान 3 आया है। जब हमने
यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 6 ले लिया, तो अब देखिए यहाँ पे x का मान 8 आ गया और यहाँ पे y का मान 2 आ गया। तो ये होता है विलोपन विधि से हल करने का तरीका। आगे क्या है, वज्र गुणन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के लिए बच्चे जो है इसमें फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन को बोल देता है कि इसको वज्र गुणन विधि से हल करें तो बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बनता ही नहीं। देखिए आज एकदम क्लियर कर रहे हैं, एकदम आपका 5 नंबर कंफर्म है, ये आएगा क्वेश्चन कंफर्म। देखिए वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि सबसे पहले समझते हैं कि वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। अब दो समीकरण हैं यहां पे, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें कैसे करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना होगा। तो कैसे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए x का मान निकालना है, तो यहां पे लिखिए x उसके बट्टा में। अब x वाले को ढक लीजिए, इस x वाले को नहीं देखना है, x वाले को छोड़िए। अब x वाले को छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, C2 से B1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो B1 C2 माइनस B2 C1, माइनस B2 C1, फिर बराबर कीजिए y लिखने के लिए y, अब बट्टा में। अब क्या कीजिए कि अब y वाले को नहीं लेना है, अब y वाले को छोड़ देना है। अब मल्टीप्लाई अब इससे करना है, A2 C1 माइनस फिर C2 A1 C2 बराबर में अचर के लिए 1 लिया जाता है। अब क्या करना है कि अब जो है इस अचर पद को छोड़ दीजिए, अचर वाला लिखना है तो अचर को छोड़ दीजिए। अब फिर B2 से A1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो A1 B2 माइनस A2 से B1 में मल्टीप्लाई कीजिए, A2 B1 यहां से हो गया। अब यहां से देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, तो जब कोई भी तीन चीज आपस में बराबर है तो उसमें से हम बारी बारी दो को एक साथ रख के बराबर करके हम हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार x वाले को अचर के साथ बराबर में रखेंगे और एक बार y वाले को अचर के साथ बराबर में रखेंगे। तो जब x वाले को अचर के साथ बराबर रख रहे हैं तो ये होगा x बट्टा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में अचर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर हम तिरछे ऐसे गुणा करेंगे तो ये अगर इधर भाग में है तो RHS में जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा हमको, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा x का मान हो गया। इसी तरह से अगर हमें y का मान निकालना है, ठीक है, इसी तरह से अगर हमें y का मान निकालना है तो अब y वाले को अचर के साथ बराबर में लिखेंगे, y बट्टा में a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर में 1 बट्टा में a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहां पे अगर फिर से हम तिरछी गुणा करें तो y का मान क्या हमें मिलेगा, a2 c1 माइनस a1 c2 बट्टा में a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा y का मान मिल गया। तो इस तरह से वज्र गुणन विधि में x और y का मान निकालते हैं। अब इसमें भी अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और तरीका बताते हैं निकालने का, सेम चीज आएगा। तरीका क्या है, देखिए तरीका यह है कि मान लीजिए यहां पे क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ठीक है। अब यहां पे तरीका निकालना कैसे है, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला जो है नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला आपसे नहीं हो रहा है, नहीं याद हो रहा है तो करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे b1 यहां पे b1 b2 के बाद क्या आएगा, c1 c2 और c1 c2 के बाद क्या आएगा, a1 a2 लिख दीजिए और फिर लास्ट में b1 b2 लिखिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद देखिए b1 से ये इसको x वाला माना जाएगा, ये होगा y का और ये होगा अचर पद वाला, ठीक है। तो अब यहां से हमें x वाला चाहिए तो सेम चीज आ जाएगा, x क्या होगा, x बराबर देखिए x के बट्टा में लिखेंगे, x के बट्टा में क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y वाले के लिए a2 c1 y बट्टा में
A2C1 माइनस A1C2। फिर अचर के लिए क्या करेंगे, 1 में A1B2 माइनस A2। अब देखिए यहां पर भी मिलाइए, सेम चीज आ रहा है y वाला। अचर के लिए देखिए A1B2 माइनस A2B1, y के बट्टा में A2C1 माइनस A1C2। यहां देखिए A2C1 माइनस A1C2। तो इस तरह से इतना करने के बाद अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसको एक बार x वाले को अचर के साथ बराबर करेंगे, एक बार y वाले को अचर के साथ बराबर कर देंगे, और यहां से हमारा x और y का मान निकल जाएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, ये चीज याद करने में, थोड़ा इसको ढकिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ढकिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले चीज को कर सकते हैं, यहां पे इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस साल कंफर्म है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इसके लिए इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगर हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0। अगर समीकरण का कोई भी हल नहीं है, अगर समीकरण का कोई भी हल नहीं है, तो इस समीकरण में k का मान निकालिए, k का मान ज्ञात करिए, इस समीकरण में k का मान ज्ञात करिए। इस समीकरण में k का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, इस समीकरण में k का मान। तो अब देखिए कह रहा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए हमने शुरू में क्या बताया था, अगर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 and नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये होगा। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि a1 बराबर क्या है, b1 बराबर क्या है, c1 बराबर क्या है, a2 बराबर क्या है, b2 बराबर क्या है, c2 बराबर क्या है, पहले सबकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे देखते हैं x का गुणांक क्या है, 3 है, मतलब x का गुणांक ही तो a1 होता है ना, यानी कि a1 का मान हमारा 3 है, b1 का मान हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, c1 का मान हमारा -1 है अचर पद, फिर a2 का मान क्या है, a2 का मान x, दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, x का गुणांक 2k माइनस 1, y का गुणांक क्या है, यानी कि b2 का मान क्या है, k माइनस 1। अब देखो c2 ले या ना ले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है, सिर्फ ये वाला अगर हम ले लेंगे, सिर्फ ये वाला अगर ले लेंगे तो यहां से हमें k का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ अब a1 a2 b1 b2 का इसमें मान रख देंगे यहां पे, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला तो ले रहा ही नहीं है, k का मान पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि किस चीज के लिए इसका कोई हल होगा, सिर्फ पूछ रहा है k के लिए कोई भी हल नहीं है। तो अब k का मान हमें निकालना है, तो यहां पे a1 का मान रखिए, a1 का मान क्या है 3 बट्टा में a2 का मान क्या है 2k माइनस 1, ध्यान से देखिए 2k माइनस 1, इस कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आएगा इस साल, कंफर्म में आएगा। 3 अपन में 2k माइनस 1 बराबर में b1 का मान क्या है 1 बट्टा में b2 का मान क्या है k माइनस 1। अब यहां पे देखिए ये है इक्वल का साइन, अब यहां पे अगर हम तिरछा तिरछी गुणा करें तो ये क्या होगा 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। अब पूरे k वाले को एक तरफ, बिना k वाले को एक तरफ कर देंगे, तो 3k माइनस 2k बराबर में -1 प्लस 3। तो यहां से अब हम सॉल्व करेंगे तो 3k में से 2k जाएगा तो क्या बचेगा, k बचेगा, बराबर में -1 प्लस 3 कितना आएगा 2 आएगा, तो k बराबर 2 होगा। इस क्वेश्चन में k का मान 2 होगा। और इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बिहार बोर्ड में भर भर के पूछता है कि अगर ऐसा है समीकरण के युग्म में अद्वितीय हल हो रहा है तो k का मान बताइए, कोई हल नहीं हो रहा है तो k का मान बताइए, और अनेक हल हो रहा है तो k का मान बताइए। तो इस तरह के लिए वो जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करके इस तरह से हम मान निकालते हैं, और इस साल ये आने वाला है क्वेश्चन।
इसका इस तरह का क्वेश्चन इस बार आएगा। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दे दे हल करने के लिए 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 या 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, अब इसको हल करना है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बट्टा में है, एक्स वाई बट्टा में है, ऊपर से रूट में है तो कैसे सॉल्व हो, रूट वाला तो वैसे ही कुछ नहीं आता है। तो देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण में, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण में रूट वाला सेम है, रूट एक्स, रूट वाई। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1/√x, देखिए एक चीज बता रहे हैं, 2/√x है तो 2/√x को क्या हम 2 गुणे 1/√x नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो वही चीज हम क्या कर रहे हैं, 1/√x को a मान लो, माना कि 1/√x बराबर a, ठीक है, और 1/√y बराबर b मान लो, 1/√x बराबर a मान लो, 1/√y बराबर b मान लो। जब इतना मान लेंगे हम तो अब देखिए, अब इसका मान हम यहां पे रख देंगे, 1/√x के जगह पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 9b बराबर -1 हो जाएगा। ये हमारा, जैसे कि हमने 1/√x के जगह पे a रखा तो 4/√x है तो 4 मल्टीप्लाई में, और 1/√x का मान a हो गया तो 4a माइनस 9b बराबर -1, 2a प्लस 3b बराबर 2। अब हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण को हल करके a और b का मान निकालेंगे। अब a और b का मान हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हल करने का तरीका है हमारे पास, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, वज्रगुणन विधि है, जो मन करे उससे निकालते हैं। हम क्या करते हैं विलोपन विधि से बताते हैं। तो 2a प्लस 3b बराबर 2 हो गया, और ये 4a माइनस 9b बराबर -1 हो गए। विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करने के लिए a हमने क्या बोला, x और y के गुणांक को बराबर करना है, या तो x का करेंगे या तो y का करेंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, जिसमें एक में प्लस है एक में माइनस है। तो यहां पे x y की जगह पे ab है, तो ab में हम देख रहे हैं कि पहले समीकरण में b का गुणांक प्लस में है साइन, और दूसरे में b माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, b के गुणांक को बराबर करेंगे। पहले समीकरण में b का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में b का गुणांक 9 है, तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 1 में इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं। समीकरण 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 भी हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा। 3 से कर देते हैं, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6a प्लस 3 3 जा 9b बराबर में 3 दूना 6, और ये जैसे है वैसे लिख देंगे, 4a माइनस 9b बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देखिए, प्लस माइनस अलग है, यहां पे लिखेंगे जोड़ने पर, और प्लस 9b से माइनस 9b कैंसिल। अब 6a या 4a दोनों को जोड़ रहे हैं, 6 गो a या 4 गो a, कितना है, 10 गो a बराबर में 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 5। तो a बराबर कितना, 10 इधर है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो a बराबर कितना, 5/10 यानी 5 दूनी 10। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब जब a का मान 1/2 आ गया तो अब इस a के मान को हम किसी भी समीकरण में, इसमें 6a प्लस 9b बराबर 6 में, या 4a माइनस 9b बराबर -1 में, कहीं भी a का मान हम रखेंगे। तो जब a का मान रखेंगे तो a का मान हम रख रहे हैं इसमें, किसमें, 6a प्लस 9b बराबर 6 में। अब इसमें हम a का मान रखें कितना, 1/2, तो 6 इंटू 1/2 प्लस 9b बराबर 6, 2 तिया 6, तो 3 प्लस 9b बराबर 6, तो 9b बराबर 6/3, तो 3 दूना 6, सॉरी माइनस होगा, 9b बराबर क्या हो जाएगा, 9b बराबर 6 माइनस 3, तो 9b बराबर कितना आ गया, 3, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3/9, 3 के 9, तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 1/3। देखिए a का मान हमारा 1/2 आ गया और b का मान 1/3 आ गया। बहुत बच्चे करते का है कि a और b मान लाके और छोड़ देते हैं कि a का मान 1/2 और b का मान 1/3, यही आंसर होगा। नहीं, क्वेश्चन जब x के रूप में दिया है तो आंसर भी हमारा x ही के रूप में आएगा। क्वेश्चन जिस रूप में देता है उसी रूप में हम आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा x के रूप में दिया ना,
और आंसर हम ए और बी के रूप में नहीं देंगे, एक्स के ही रूप में, एक्स और वाई के ही रूप में देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस ए बराबर 1/2 और बी बराबर 1/2 को यहां पे रखेंगे। हमने माना था कि 1/√x बराबर क्या माना था, ए माना था। आगे चलते हैं, हमने माना था 1/√x बराबर ए, हमने माना था 1/√x बराबर ए माना था। अब ए का मान हमारा 1/2 है, तो अब इसको लिखेंगे 1/√x बराबर 1/2। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √x बराबर आएगा 2। तो अब देखो रूट है इधर, LHS में रूट में है, RHS में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x का मान कितना आ गया 4। इसी तरह से 1/√y बराबर कितना है 1/3। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √y का मान कितना आ गया 3। तो अब इधर रूट में इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी y का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो ये हमारा आंसर हुआ, x बराबर 4 y बराबर 9, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हुआ। जो a बराबर 1/2 और b बराबर 1/3 आया तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जिस रूप में देता है हम आंसर उसी रूप में करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है एग्जाम में, लेकिन बहुत ईजी है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेप्ट यूज करो, सारा बनेगा। तो ये सारा चैप्टर का 1 सेट रिवीजन जो हुआ हम लोगों का खत्म हुआ। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।